पहले से पढ़ाने के समय पहले से मेरी एक आदत रही है। आदत क्या रही है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ाओ, जिस पॉइंट्स को पढ़ाने जाओ, सबसे पहले उस पॉइंट में जो नेम है, जो शब्द है, सबसे पहले उस शब्द का अर्थ बताओ। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं मानचित्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैप्स। तो सबसे पहले मानचित्र का शाब्दिक अर्थ समझिए क्या होता है। तो मानचित्र का शाब्दिक अर्थ ये होता है किसी भी मान को या किसी भी माप को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देना। किसी भी मान को या किसी भी माप को चित्र के द्वारा क्या करना, प्रदर्शित कर देना, वही कहलाता है मानचित्र। समझ में आई बात? तो चलिए मानचित्र को शुरू करते हैं। और इसी कड़ी में ये चौथा लेसन है, ठीक है। ये चौथा लेसन जो है ये मैप्स है, मतलब मानचित्र, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी के बुक को ही पढ़ाने के पीछे क्या रीजन है? एनसीईआरटी के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि क्यों एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाया जा रहा है, क्या जरूरत है, क्यों एनसीईआरटी को ही इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। दरअसल महत्व दिया क्यों नहीं जाएगा। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक होता है जिस बुक से आपके आने वाले जो भविष्य में जिस भी एग्जामिनेशन में आप अपीयर होंगे, उसमें आने वाले जो क्वेश्चन होंगे ज्यादातर रिलेटेड जो होंगे वो एनसीईआरटी से ही होंगे। किसी भी अगर सर्विस के लिए एग्जाम आप दे रहे हैं तो जो भी अगर क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, किसी भी जो भी होता है, जो भी सब्जेक्ट्स हों, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर एनसीईआरटी से मिलते जुलते होते हैं। और एनसीईआरटी जो होता है काफी अच्छे तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाए, जैसे मान लीजिए क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, इसका क्लास 7 का पढ़ेंगे, फिर 8 का पढ़ेंगे, फिर 9 का पढ़ेंगे, तो सिस्टमेटिक ढंग से जब पढ़ते जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। यही एनसीईआरटी की विशेषता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं और इन सब विशेषताओं के कारण ही एनसीईआरटी बुक को पढ़ाया जा रहा है। बात करते हैं आज लेसन 4 का, जिसका नाम है मैप्स, मतलब मानचित्र। मानचित्र का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसको आप समझ सकते हैं ऐसे। अगर आपको जानना हो कि अमेरिका को अगर देखना हो कहाँ पर है, कहाँ पर उसकी स्थिति है, या रूस की कहाँ पर उसकी स्थिति है, कितना उसका, अगर उसके क्षेत्रफल को देखना है और सब चीजों से कंपेयरिंग करके, तो आप सीधे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं देखने के लिए? मैप में जाते हैं ना, मानचित्र में जाते हैं ना। इसलिए आप समझ सकते हैं मानचित्र का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो लेकिन आपने इसके पहले जो लेसन पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसके पहले जो लेसन पढ़ चुके हैं, लेसन 2 जो है, उसमें ग्लोब के बारे में बताया गया है। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन है कि फिर ग्लोब का क्या इंपॉर्टेंस है। ग्लोब का भी इंपॉर्टेंस यही होता है किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए। मैप की अपेक्षा ग्लोब जो होता है वह किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए वह ज्यादा कारगर इस मामले में होता है कि हम उसे जान पाते हैं कि जो स्थान कहां पर है और उस स्थान पर क्या कौन सा समय होगा, ठीक है। और क्योंकि ग्लोब पर क्या होता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई होती हैं और उन रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस स्थान की सटीक स्थिति और उस स्थान पर होने वाले समय की गणना कर सकते हैं। ग्लोब इन सब के लिए भी, और भी कुछ विशेषताएं हैं, इन सब के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक। और आज मानचित्र के बारे में पढ़े तो मानचित्र का भी इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन हम जब अगर हमें छोटे स्थान के बारे में जानना हो, अगर हमें किसी स्टेट के बारे में जानना हो, अब केवल अपने ही कंट्री के बारे में जानना हो, अपने ही देश के बारे में जानना हो, किसी स्टेट के बारे में जानना हो, किसी सिटी के बारे में जानना हो, कौन सिटी कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, इन चीजों को जानने के लिए, इन छोटी मोटी चीजों को जानने के लिए, जो है छोटे स्तर पर चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो मानचित्र का इन चीजों में इंपॉर्टेंस है। और मानचित्र जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के मतलब उनके उपयोगिता के आधार पर कई प्रकार में उनको बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोब वो तो मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप ये भी दोनों हो गया, समझा दिया मैंने। टाइप ऑफ मैप्स, मानचित्र के प्रकार। तो मानचित्र के जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, तीसरा होता है थीमेटिक मैप। 3 तरह के मैप होते हैं। अब इन 3 तरह के मैपों के बारे में आपको समझना है। ये 3 तरह के मैप कौन कौन से होते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, किस आधार पर उनको बांटा गया है। तो पहला क्या दिया गया है, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मतलब भौतिक मानचित्र, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। भौतिक जो मानचित्र होते हैं इनको
फिजिकल के साथ साथ रिलीफ मैप भी बोला जाता है। रिलीफ मैप का मतलब क्या होता है? उच्चावच। उच्चावच मतलब जो हमारे धरातल की ऊंचाई है, गहराई है, इन सब चीजों का भी अध्ययन इस मैप के माध्यम से किया जाता है, फिजिकल मैप के माध्यम से। इसीलिए फिजिकल मैप को उसको रिलीफ मैप भी बोला जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अब ये उच्चावच या और भी चीजें क्या है फिजिकल मैप में? एक्चुअली हम फिजिकल मैप में किस चीज का स्टडी करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो फिजिकल मैप जो होता है इसके अंतर्गत हम देश में प्राकृतिक चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे नदियां हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गए, ठीक है, समुद्र हो गए, इन सब चीजों के बारे में, मतलब प्राकृतिक चीजों में, प्राकृतिक भू आकृतियों के बारे में हम जिस मैप के माध्यम से अध्ययन करते हैं वह मैप जो है कहलाता है क्या? फिजिकल मैप। क्या कहलाता है? फिजिकल मैप। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि भारत में किन किन स्थानों पर, भारत में कौन कौन से स्थान है जहां पर पर्वत चोटियां हैं, या भारत में कौन से ऐसा स्थान है जहां पर झील है। ठीक है, अगर उन झीलों के बारे में आपको अध्ययन करना है, भारत के सभी झीलों के बारे में, भारत के सभी पहाड़ों के, पर्वतों के बारे में अध्ययन करना है, तो आप कौन से, भारत के सभी जंगलों के बारे में अध्ययन करना है तो आप कौन से मैप का यूज करेंगे? इनमें फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? तो क्या भौतिक मानचित्र में किस चीज से रिलेटेड चीजों का हम अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक, मतलब प्रकृति से रिलेटेड चीजों का अध्ययन हम करते हैं। अब प्रकृति द्वारा जो चीजें, स्थलाकृतियां जो बनती हैं आप जानते ही हैं, पर्वत, पठार, नदियां, झील, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, वन है। अब बात करते हैं किसका? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या होता है? जैसे इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी कोई भी क्षेत्र, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके सीमा रेखा को निर्धारण करने के लिए जिस मैप का प्रयोग किया जाता है उसी को बोला जाता है राजनीतिक मैप। क्या बोला जाता है? राजनीतिक मैप बोला जाता है। क्या समझा आपने? किसी स्थान के सीमा को निर्धारण करने के लिए, जैसे हमारे किसी जिला का सीमा निर्धारण करना है, किसी राज्य की सीमा का निर्धारण करना है, किसी देश के बाउंड्री लाइन का निर्धारण करना है, सीमा का निर्धारण करना है, उसके लिए जिस मैप का प्रयोग किया जाता है, जो मैप होता है, वह जो मैप होता है वह कहलाता है पॉलिटिकल मैप, मतलब राजनीतिक मैप। समझ में आई बात? उसके बाद अगला जो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? यहां पर मान लीजिए आप शायद दो मैपों के नाम इसके पहले आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या जाना होगा, शायद इन दो मैपों के बारे में, भौतिक देखा भी होगा आपने, भौतिक मानचित्र और पॉलिटिकल, भौतिक मानचित्र और पॉलिटिकल मैप मतलब राजनीतिक मानचित्र, इन दोनों के बारे में आपने पहले शायद सुना होगा, जाना होगा। लेकिन ये जो थीमेटिक है ये क्या है? जैसे थीमेटिक जो मैप होता है ना, इसके अंतर्गत हम स्पेशली किसी एक चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे उसमें या तो केवल सारे जो है नदियां ही रहेंगी, या तो केवल उसमें क्या दर्शाया गया, या तो पहाड़ दर्शाए गए रहेंगे, या तो उसमें केवल जंगलों को दर्शाया गया रहेगा, ठीक, या तो केवल उस मैप में केवल झीलों को दर्शाया गया रहेगा। तो मतलब केवल एक चीज पर वो आधारित रहेगा, केवल एक चीज को उस मैप में मेंशन किया गया रहेगा, शो किया गया रहेगा। तो ऐसे मैप को बोला जाता है थीमेटिक मैप। समझ में आया? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ऐसा मैप जिस मैप पर केवल हमें नदियों के बारे में बताया गया है, तो उस मैप का आप तीनों में से क्या नाम देंगे? थीमेटिक मानचित्र, केवल नदियों के बारे में। एक ऐसा मैप जिस पर नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, झीलों, इन सब के बारे में दर्शाया जा रहा है, भौतिक मानचित्र। या ऐसे बोल दिया जाए एक ऐसा मैप जिस पर सारे प्राकृतिक चीजों को दर्शाया गया। प्राकृतिक कहने का मतलब क्या हो गया? नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, झीलों, समुद्रों, इन सबको दर्शाया गया। तो उस मैप को क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप्स, मतलब भौतिक मानचित्र। क्लियर है? अगला है, अगला और एक और क्वेश्चन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा मैप जिसपे हमारे देश की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, हमारे जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन सब के सीमा रेखा को दर्शाया गया है। इन सब की सीमा रेखाओं से उस मैप को देखने पर इन सब की सीमा रेखाओं का पता चलता है, हमारे स्टेट का पता चलता है कि हमारा स्टेट किन किन स्टेट के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करता है, इन सब चीजों का पता चलता है। तो ऐसे मानचित्र को क्या नाम देंगे? पॉलिटिकल अर्थात राजनीतिक मानचित्र। समझ में आया ना तीनों मानचित्र? अब देखिए, अब मानचित्र के कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिनसे मानचित्र को शो अप किया जाता है, और उसमें बहुत सारी चीजों को उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की गई होती हैं, दर्शाई गई होती हैं। उन चीजों को जानने के लिए हम तीन तत्वों का प्रयोग करते हैं।
डिस्टेंस मतलब दूरी, डायरेक्शन मतलब दिशा का, और सिंबल मतलब प्रतीक का। अब जब मैप किसी मैप को उठाएंगे तो उस मैप में सबसे पहली बात अगर हम करें दूरी के बारे में, तो शायद ऐसे मैप अगर आपका बना हुआ रहेगा तो ऐसे साइड में लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। कहने का मतलब यह नहीं कि अगर आपको उस मैप में दो स्थान है, जैसे मान लीजिए एक स्थान यहाँ पर है, एक ये है, एक ये स्थान है और एक ये है। जैसे मान लीजिए ये है आपका प्रयागराज। क्या है ये? प्रयागराज। प्रयागराज जानते हैं ना? हाँ, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज। और यहाँ पर है आपका आगरा। आगरा दुनिया का 7वां अजूबा कहाँ स्थित है? आगरा में। क्या नाम है उसका? ताजमहल। अगर मान लीजिए आपके पास एक मैप है, आपके पास एक मैप है, उस मैप में इन दोनों बिंदुओं के बीच की, इन दोनों स्थानों के बीच की आपको दूरी मापना है, और उस मैप में कॉर्नर पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो फिर आपको करना क्या है, आप उठाएंगे स्केल को और यहां से यहां तक उसके बीच की दूरी को मापेंगे, कितना सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है। सपोज दैट इन दोनों प्रयागराज और आगरा, जिन पॉइंटों को आप देख रहे हैं, एक प्रयागराज और एक आगरा, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? 4। तो आपको पता करना है कितना किलोमीटर होगा। तो आपने यहाँ मैप, यहाँ पैमाना देखिए, इसको पैमाना बोलते हैं। पैमाना में क्या है, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। अरे भाई, अगर मान लीजिए आपको किसी मैप पर दर्शाना हो आगरा प्रयागराज को, तो फिर से आप अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो पूरा दूरी को दर्शाएंगे तो कितना बड़ा कागज यूज करना पड़ेगा? पॉसिबल है? लगभग इम्पॉसिबल है। क्या है वो? इम्पॉसिबल है। तो उसी के लिए हम छोटे पर दर्शाने के लिए मैप का प्रयोग करते हैं, और मैप में हम किसका यूज करते हैं? प्रायः पैमाने का प्रयोग करते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी को जानने के लिए हमें किन किन स्थानों के बीच की दूरी हम जानना चाह रहे हैं? प्रयागराज और आगरा। इसको जानने के लिए हम पैमाना का प्रयोग करेंगे। पैमाने में क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये मतलब ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो आपकी दूरी होगी ना, वो समझिएगा वो दूरी 1000 किलोमीटर के बराबर होगी। 100 किलोमीटर के बराबर होगी। तो 100 किलोमीटर के बराबर होगी, तो आप बताइए प्रयागराज से आगरा के बीच की दूरी कितना किलोमीटर होगी? 4। कैसे? क्योंकि इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर आया है ना, मापे है। तो 4 हमने 100 से गुणा करें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर हो गया। समझ में आया? इस प्रकार से किसी अगर कोई राजनीतिक मैप है, कोई ऐसे कोई भी स्थान है, ठीक है ना, कोई भी मैप में कोई मैप है, उसमें कोई भी स्थान है, उन स्थानों के बीच की अगर हमें दूरी मापना है और पैमाना दिया हुआ है, तो उस पैमाने का प्रयोग करके हम आराम से उसके बीच की दूरी क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वही है डिस्टेंस के बारे में। ये डिस्टेंस के लिए दूरी आपको पैमाना दिया हुआ होता है साइड में। समझ में आया? तो डिस्टेंस के आधार पर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक लघु होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है? जब बहुत बड़े स्थान को, जब बहुत बड़े, मान लीजिए पूरे विश्व को एक छोटे से कागज पे दर्शाना हो, पूरे विश्व को इतने बड़े कागज पे अगर हमको दर्शाना हो, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे वो जो होगा वो छोटा होगा। क्या होगा? वो छोटे पैमाने वाला होगा। समझ में आया? छोटा पैमाना वाला होगा। ठीक है ना? और जब छोटे स्थान को ही हम जब इतने छोटे स्थान को ही हम इतने बड़े दर्शाएं, मान लीजिए केवल आपको अपने गांव का दर्शाना है, केवल गांव का मानचित्र दर्शाना है एक पेज पर, ठीक है ना। अब उसमें जो दूरी जो आप लेंगे वो बड़ी दूरी होगी कि नहीं होगी? बड़ी दूरी का मतलब छोटे में ही आप बड़े, मतलब बहुत छोटे दूरी को ही आप बड़े में दर्शाएंगे। समझ में आ रही बात है? तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो जो होता है छोटी दूरी वाला होता है। क्या होता है? वो बड़ी दूरी वाला होता है। क्या होता है? बड़ी दूरी वाला होता है। ठीक है? अब बात करते हैं हम क्या, डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में। तो दिशा के बारे में बताने के लिए हमने एक यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन ऑन द मैप। कैसे हम मैप पर किसी डायरेक्शन को, किसी दिशा के बारे में जानते हैं, किसी डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं कौन सा डायरेक्शन है। सदैव मैप कभी भी आप देखेंगे ना, तो मैप पे ऐसा ऊपर एक तीर लगा रहता है, ऊपर किस ओर? तो दाहिने ओर ऐसे बना रहता है, और ऐसे रेड कलर में रहेगा और लिखा रहेगा ऊ का मतलब उत्तर। सदैव मैप जो होता है आपका, किसी कोई भी अगर मैप वाला, अगर आपके पास एक पेज है, एक कागज है, ठीक है ना, अगर उस कागज पर किसी मैप को दर्शाया गया तो मैप पर सदैव उत्तर दिशा कहां होती है? उस कागज के ऊपर की तरफ होती है। तो अगर ऊपर की तरफ उत्तर होती है, जिसको नॉर्थ बोलते हैं, वो लिखा रहेगा, चाहे एन लिखा रहेगा। नीचे जो होता है क्या होता है? साउथ बोलते हैं।
और उसका दाहिने ओर उसके जो होता है वो ईस्ट होता है, और बाएं जो ओर जो होता है वो वेस्ट होता है। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस प्रकार से किसी भी मैप पर दिशाओं का निर्धारण किया गया होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे वैसे मौखिक रूप से पूछूं कि मैप पर ऊपर की तरफ कौन सा दिशा निर्धारित की गई होती है? नॉर्थ। कभी भी अगर मैप आप सीधा पकड़ के रखेंगे ना तो ऊपर आपका कौन हमेशा होगा? नॉर्थ होगा। डाउन में कौन सा होता है? साउथ होता है। दाहिने हाथ की तरफ राइट साइड में ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट। अगर आप मैप को ऐसे करके पकड़ेंगे तो ऊपर अगर नॉर्थ है तो ठीक है, हमेशा दाएं में ईस्ट पड़ेगा, बाएं में क्या पड़ेगा? वेस्ट पड़ेगा। मतलब दाएं में पूरब और बाएं में पश्चिम पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गया सीधे सीधे। अब उनके बीच के भी तो होते हैं स्थान, उनके बीच में भी स्थान होते हैं, तो जो इनके और इनके जो बीच में जो भी स्थान आएगा, यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, जो भी स्थान यहाँ पे बीच में होगा, उस स्थान की दिशा को निर्धारण कैसे किया जाता है? तो उस दिशा का निर्धारण हमेशा मेन हम किसका, सबसे पहले हम नाम या तो उत्तर का लेंगे या तो दक्षिण का लेंगे। तो अगर मान लीजिए यहां पर पड़ रहा है तो ये देखिए ये कौन सा दिशा है? नॉर्थ। और ये कौन सा दिशा है? ईस्ट है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, कोई स्थान है, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई कस्बा है, कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, कोई जंगल है, अगर हम इस जंगल को बताना है जंगल यहाँ से किस दिशा में स्थित है तो आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रही बात? और एक बात और बता दूं आपको, ये जो है ना, ये जो नॉर्थ को दर्शा रहा है, ये वेस्ट को और ईस्ट को और साउथ को, ये इन्हीं को बोला जाता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को, इनको बोला जाता है प्रधान दिग्बिंदु। क्या बोला जाता है? प्रधान दिग्बिंदु बोला जाता है। किनको? जो चारों दिशा जो पूरब, पश्चिम, उत्तर जो होती है, ये प्रधान दिग्बिंदु है। समझ में आया? अब इनके बीच वाले स्थान को, जो मेन इनके बीच वाले स्थानों को नाम कैसे देते हैं? जब यहाँ पर पड़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर पड़ेगा तो भी क्या हो? नॉर्थ ईस्ट। ये करेक्ट नॉर्थ में है। चलिए, अब यहाँ ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट में और साउथ में जब इन दोनों के बीच में पड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा? ईस्ट साउथ नहीं, क्या? साउथ ईस्ट। वैसे ही यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, यहाँ पर अगर दक्षिण के और पश्चिम के बीच में पड़ता तो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ नहीं, क्या? साउथ वेस्ट। क्यों साउथ? यहाँ पर साउथ को पहले बोला जा रहा है, क्यों यहाँ पे नॉर्थ? हम ईस्ट नहीं बोल सकते हैं? क्या बोले? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दिशाएं मुख्य रूप से हमारी सबसे प्रमुख जो दिशाएं हैं वो दो हैं। एक, जो आप ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में हमारी जो धरती है, इस धरती पर उत्तरी ध्रुव कहां पर है? ऊपर। और दक्षिण ध्रुव कहां है? इन दोनों के आधार पर हमेशा हम दिशाओं का निर्धारण प्रायः करते हैं। इसीलिए सदैव जब बीच वाली बात आ रही है तो इसलिए अगर उत्तर और पूरब के बीच की बात आ रही है तो इसलिए हम पहले उत्तर बोल रहे हैं। समझ में आया ना? क्योंकि उत्तर सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है और दक्षिण भी सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है, इसलिए उसको सबसे पहले बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पर हो गया क्या? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर क्या हो गया? साउथ ईस्ट। यहाँ पर क्या हो गया? साउथ वेस्ट। क्या हम वेस्ट साउथ नहीं कह सकते हैं? किसी समय के लिए कह सकते हैं, लेकिन उतना उपयुक्त ये नहीं होगा। इसे बोलेंगे या तो साउथ वेस्ट ही बोलेंगे। समझ में आया? सही तरीके से अगर बोलेंगे तो। ऐसे यहाँ पर है तो क्या हम वेस्ट नॉर्थ बोले? क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम। समझ में आया ना? तो ये हो गया आपका किसके बारे में? दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन कितने होते हैं? मेरे लिए कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 होते हैं। उन्हीं चारों को क्या बोला जाता है? प्रधान दिग्बिंदु। क्या बोला जाता है? प्रधान दिग्बिंदु। उन चारों के साथ साथ और भी अगर लिया जाए तो कुल कितने हो जाते हैं डायरेक्शन? 8 हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? 8। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? इस प्रकार से कुल 8 हो गए। समझ में आ गई कि नहीं आ रही बात? चलिए, अब बात करते हैं किसके बारे में? प्रतीक के बारे में। ठीक है, तो अगर मैप है आपके पास, मानचित्र है, तो मानचित्र पर किसी चीज को दर्शाने के लिए कैसे हम जानेंगे कोई चीज कहां पर है? ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये कैसे हम जान पाएंगे? कोई अगर किसी चीज को हमको दर्शाना है कि यहाँ पर क्या है, तो उसके लिए कुछ हम स्पेशल कोई न कोई स्पेशल एक प्रतीक लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब आप पढ़ेंगे इसमें प्रतीकों के बारे में, कौन सा प्रतीक हम किस चीज के लिए प्रयोग में लाते हैं। समझ में आई बात? जैसे अगर मान लीजिए सिंपली अगर आप कुछ भी अगर आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक अपने घर का ही, अपने घर के आसपास, जैसे मान लीजिए आप अपने गांव का ही एक क्या बोल रहे हैं, एक मानचित्र बना रहे हैं बैठ करके घर पे। ठीक है, आपके गांव में क्या क्या है? वहीं कहीं पर मंदिर भी होगा,
कहीं पर गांव में कहीं पर मंदिर होगा ना, कहीं पर गांव में आपके पोखरे होंगे, तालाब होंगे, कहीं पर स्कूल होगा, तो कहीं पर कुछ होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं गांव में आसपास अगल बगल। उन चीजों को दर्शाने के लिए कैसे पता कराएंगे, कैसे कोई जान पाए कि हाँ आपके गांव में यहाँ पर ये चीजें, उसके लिए कोई प्रतीक का यूज करेंगे ना। अब उसी के बारे में पढ़ना है आपको, तो उसके लिए मैं अभी एक बॉक्स बना रहा हूं, इसे मिटा करके तब उसमें समझाता हूं। लेकिन आप गांव वाले जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गांव में आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आपको मंदिर है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या है, मंदिर है। यहाँ पर आपके गांव में स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर आपके गांव में स्कूल है, यहाँ पर क्या है, मंदिर है। यहाँ पर आपके गांव में खेल का मैदान है, यहाँ पर आपके गांव में खेल का मैदान है। हम पूछें, अगर ऐसे ही एक कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को कुछ हमने जो बताया अभी आपको, आपने तो सुना है, जाना है, एक व्यक्ति है, एक लड़का ऐसा जो इसके बारे में नहीं जानता, बस इस बिंदु को देख रहा है, वो कैसे जानेगा कहां पर इस गांव में कहां पर मंदिर है, कहां पर तालाब है, कहां पर खेल का मैदान है, स्कूल है, जान पाएगा वो? नहीं। चलिए, अगर वो लड़का जानता है कि इस ओम का मतलब होता है वहां पर कोई धार्मिक स्थान है, कोई मंदिर है, समझ में आ रही बात? अगर कोई लड़का जानता है इसका मतलब होता है उस गांव, ये जो है कहीं कहीं इसका मतलब होता है गिरजाघर है, क्या है, गिरजाघर है। अगर वो लड़का जानता है कि इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है विद्यालय होता है, अगर ये लड़का इन चीजों के बारे में जानता है, अगर इन चीजों, अगर इन बिना चीजों को इस पर हम लिखे, हम उसे कहें कि यहाँ क्या बताओ, बता पाएगा वो? नहीं। चलिए, अगर हम कहते हैं यहाँ ओम है, वो लड़का यहाँ पे क्या बताएगा? मंदिर बताएगा। अगर हम कहते हैं यहाँ पर ये है क्रॉस, क्या बताएगा? यहाँ पे क्या हो? गिरजाघर है। क्यों? क्योंकि इस सिंबल से उसको पता है कि सिंबल गिरजाघर के लिए होता है, इसका मतलब ये गिरजा, यहाँ पर सिंबल बना तो इसका मतलब यहाँ पे गिरजाघर है, यहाँ ओम बना तो इसका मतलब यहाँ पे मंदिर है। समझ में आई? ऐसे ही अगर मस्जिद के लिए जो चिन्ह है तो वो बना हुआ तो उसके लिए मतलब यहाँ पे मस्जिद है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ऐसे ही सिंबलों का प्रयोग किया जाता है मानचित्रों में, ठीक? तो किस मानचित्र में हम कौन कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसको समझना है, ठीक है? और पिछला वाला जो दिया गया था इसमें, उसमें कहां पे कौन सी मीनिंग गलत थी? पॉलिटिकल की, जिसका होता है POLITICAL, इसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? अब जो है ये बात कर रहे थे सिंबल के बारे में, कौन सी सिंबल किस चीज के लिए होती है, ठीक है? तो जो भी मेजर सिंबल होते हैं जो मैप पर यूज किए जाते हैं, वो मेजर सिंबल कुछ इस तरह से हैं, जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया है, ठीक है? इसलिए पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो ये पहला है रेलवे लाइन। फिर उसके बाद क्या है? रेलवे लाइन 3 तरह की होती है। कितने तरह की रेलवे लाइनें होती हैं? 3 तरह की। तो रेलवे लाइनों में एक बड़ी लाइन जो होती है, फिर उसका एक मीटर लाइन और एक रेलवे स्टेशन। इन तीनों को दर्शाने के लिए ये पहला जो फिगर दिया गया है, ये वाला, ये जो है बड़ी लाइन है। ऐसा अगर कहीं बना हुआ है तो समझिएगा वो कौन सी लाइन जा रही है? बड़ी लाइन। अगर ऐसे बना हुआ है तो समझिए वो मीटर लाइन है, ठीक है? और मीटर लाइन समझ रहे हैं क्या होता है? मीटर लाइन में मतलब 1 मीटर की दूरी पर होती है, उसकी दोनों पटरियां जो होती हैं, वो दोनों पटरियां 1 मीटर की दूरी पर होती है, तो वो मीटर लाइन होता है। अगला है रेलवे स्टेशन। अगर ऐसे बना हुआ है, एक छोटा सा ये जो रेक्टेंगल के साइज में है, ये छोटा सा रेक्टेंगल, फिर बड़ा रेक्टेंगल, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस तरह से बना हुआ है। तो ऐसे अगर बना हुआ रहेगा तो समझिएगा वहां पे रेलवे स्टेशन है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं सड़कों के बारे में। तो सड़कें 2 तरह की होती हैं, एक होती है कच्ची सड़क और एक होती है पक्की सड़क। तो पक्की सड़क को इंग्लिश में बोलते हैं मेटलेड। क्या बोलते हैं? मेटल भी धातु होता है ना, इसीलिए इसका नाम मेटल से बना है, मेटलेड। धातु कठोर होता है, तो पक्की सड़कें कैसी होती हैं? कठोर होती है, इसलिए इसका नाम मेटलेट दिया गया है। तो पक्की सड़कें मेटलेट, कच्ची सड़कें अनमेटलेट। तो जब ऐसे बनी रहेगी सीधी लाइन, अगर इसमें ब्रेक नहीं है, लाइन में क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है। अगर लाइन में ब्रेक नहीं है और 2 लाइनें ऐसे पैरेलल खींची गई है और उनमें ब्रेक नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड व्हिच रोड? मेटलेट रोड। कौन सा रोड कहलाएगा वो? अगर वही पैरेलल लाइन खींची गई है और उसमें ब्रेक है, मतलब लाइनें टूटी हुई हैं, देन वी कॉल देम अनमेटलेट रोड, मतलब कच्ची सड़कें। समझ में आई? क्या? अगर 2 पैरेलल लाइन है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो मेटलेट रोड मतलब पक्की सड़क। 2 पैरेलल लाइन है, ब्रेक है उनमें, तो फिर वो अनमेटलेट रोड मतलब कच्ची सड़क। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सीमा, बाउंड्री। हर क्षेत्र की कोई न कोई बाउंड्री होता है। आपके गांव तक का बाउंड्री है,
भले ही नहीं दर्शाया गया है, अगर गांव की बाउंड्री जो है खींचा तो नहीं गया है, कोई लाइन नहीं खींचा गया है गांव की बाउंड्री का, वैसे ही हर एक क्षेत्र का कोई न कोई बाउंड्री होता है। जिले की बाउंड्री होती है, गांव की बाउंड्री होती है, राज्य की बाउंड्री होती है, अंतरराष्ट्रीय मतलब देश की बाउंड्री होती है, उसको अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बोला जाता है, इंटरनेशनल। तो बाउंड्रियां जो होती है कितनी तरह की यहाँ पर दर्शाया जाएगा, 3 तरह की। जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री होती है वो कुछ इस तरह की होती है, मोटी मोटी लाइनें होती हैं। एक जो होगा ये जो होगा बीच में जो गैपिंग है, ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है छोटा बड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, और बिंदु जो होंगी वो भी बड़ी बड़ी बिंदियां होंगी। ठीक, किसकी अपेक्षा, जो अगला जो है राज्य वाला जो है, स्टेट वाला जो बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री जो है जो ये पैरेलल लाइन, जो ये पैरेलल बोल रहा हूं सॉरी, हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींची गई, क्षैतिज लाइनें जो खींची गई हैं, ये सब एक ही साइज की लाइनें हैं, ठीक है ना। और ये इंटरनेशनल वाले से पतली लाइनें हैं, अंडरस्टैंड। ये जो बीच में पॉइंट्स दिए गए हैं ब्लैक कलर के, ये भी जो है पॉइंट्स इसी तरह के पॉइंट, लेकिन ये बड़ा होता है और ये पॉइंट क्या होता है, छोटा। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, इंटरनेशनल में और स्टेट में। इंटरनेशनल लाइन में क्या हो, स्टेट लाइन, दोनों में बस दिखने में तो एक ही तरह है, लेकिन उनमें मोटाई अधिक होगी। इंटरनेशनल अधिक मोटा होगा और जो स्टेट वाला हो क्या होगा, पतला होगा उसकी अपेक्षा। दूसरी बात है, जो बीच में जो पॉइंट, जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचेगा, क्षैतिज लाइनें, इंटरनेशनल में छोटा बड़ा होगा, और जो स्टेट वाली है वो सारा एक ही बराबर का होगा, जो क्षैतिज लाइनें खींची गई बीच में। समझ रहे हैं ना, पॉइंट सारे वही हैं, बस ये ज्यादा मतलब बड़ा है पॉइंट बीच वाला, और ये क्या है इसमें छोटा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। दैट्स, अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले जो बाउंड्री होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाले बाउंड्री जो होते हैं बस हॉरिजॉन्टल लाइन ही होता है, बस ब्रेक करके कर दिया गया, उसमें पॉइंट पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। आप घर पे जाइएगा, मैप उठाइएगा तो उसमें सारा चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम किसके, इन चीजों के बारे में, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, ठीक है ना। कौन कौन, पहले बात करते हैं नदी की। ऐसे देख रहे हैं ना, सर्पिले आकार की, ठीक है, ऐसे है ना। बीच में आपको क्या बोलते हैं, पानी किस रंग का होता है, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का बीच में दिखा दिया रहेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ, तो ये किसको बता रहा है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वाटर को, कि वाटर है। तो ऐसे उसमें भी आपको वाटर ब्लू कलर में दिखा दिया रहेगा, ऐसे बना रहेगा, ठीक है। तो ये समझिए किस चीज के लिए है, नदी के लिए, रिवर के लिए है, ये नदी के लिए, रिवर के लिए। उसके बाद बात करते हैं किसकी, वेल की, कुआं के लिए। ऐसे ब्लैक कलर का बड़ा सा रहेगा, सर्कल टाइप का, ब्लैक होगा बिल्कुल, वो होगा वेल के लिए, कुएं के लिए। उसके बाद बात करते हैं तालाब की। तालाब देख रहे हैं कैसे है, ऐसी इसी आकृति में तो तालाब होता है ना। फिर से अगली जो है नहर है, नहर के लिए ऐसे सिंबल होता है, और फिर ये पुल जो है इसके लिए, ब्रिज के लिए उस तरह का सिंबल होता है, ऐसे, अंडरस्टैंड है। चलिए, इन मैपों का ना बहुत यूज होता है। जैसे यहाँ पर इस तरह के मैप पढ़ रहे हैं ना, जैसे बहुत से जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो कोई भी बिल्डिंग बनने के पहले बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में जो फ्लैट्स बनते हैं, सारी चीजें उसमें व्यवस्थाएं जो दी जाती है, उन सबके लिए मैप पहले निर्धारित किया जाता है। उस मैप में रहता है कौन चीज कहाँ रहेगा, उसका भी पैमाना होता है। जैसे मैंने बताया था ना, मैप में पैमाना होता है 1 सेंटीमीटर और 100 किलोमीटर, मैंने बताया था ना। वैसे ही जब कंस्ट्रक्शन लाइन में जो जाते हैं लोग, नौकरी करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको एक ऐसे मैप मिलता है, उस बिल्डिंग की मैप मिलती है, तो उस पर भी सारे पैमाने लिखे गए होते हैं, उसमें भी सारा इंडिकेट रहता है, हाँ यहाँ पर ये चीज होगा, ऐसे सिंबल बना रहता है। तो ये तो सिंबल मानी बिल्डिंग में तो ये सब सिंबल नहीं यूज किए जाएंगे, रेलवे लाइन में नहीं यूज किया जाएगा बिल्डिंग में ये सिंबल है, लेकिन उनका अलग सिंबल होता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो इंटरनेशनली जो हमें जो मानचित्र होता है, मैप होता है, उनमें जिन सिंबलों का प्रयोग करते हैं उसका। तो ये देखिए, ये जो टेंपल का है, किसका है, टेंपल का, मंदिर के लिए ऐसा यूज करते हैं। ये चर्च के लिए, गिरजाघर के लिए है। ये मॉस्क मतलब मस्जिद के लिए है। ये छतरी मतलब छतरी समझते हैं, जैसे जो शेल्टर बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए, जैसे धर्मशाला बने हुए रहते हैं, कुछ उसी टाइप के होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, छतरी बोला जाता है। अगला जो है पोस्ट ऑफिस, पीओ लिखा हुआ है, इसका मतलब पी फॉर पोस्ट, ओ फॉर ऑफिस, पोस्ट ऑफिस है। पीटीओ मतलब क्या हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसर, और फिर से क्या हो गया, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ समझ रहे हैं, टेलीग्राफ क्या होता है, जो ये वाला जो बात करते हैं, ये कान में लगा करके, समझ में आ रही बात। जैसे एक फोन उठाते हैं, बोलते हैं लैंडलाइन जो जुड़ा होता है, फोन से बात करते हैं, वो टेलीग्राफ कहलाता है, वही समझ में आई बात। अब पोस्ट वाला सिंपल वो होता है जो कागज पहुंचाया जाता है आपके घर घर तक, पोस्टमैन आता है आपको ला करके देता है, समझ में आ रही बात ना। टेलीग्राफ जो होता है वो तार से जुड़ा हुआ रहता है। अगली बात, बस्ती और कब्रिस्तान, ऐसे सिंबल रहेगा तो बस्ती के लिए है। ऐसे जो क्या बोलते हैं, ये सेमी सर्कल में है, 3 सेमी सर्कल बनाए गए हैं, इस तरह से है तो क्या है, कब्रिस्तान है, जिसे बोलते हैं ग्रेव यार्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है कब्र, ग्रेव मींस क्या होता है, कब्र। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, ग्रेवयार्ड मतलब हो जाए कब्रिस्तान, कब्र के लिए जो आंगन बनाया गया हो
वही क्या है, कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। आंगन क्या होता है? आंगन क्या होता है? घर में आंगन तो होता है ना, वो एक खाली घर का एक विशेष क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, खाली होता है। समझ में आया ना? वैसे ही दफनाने के लिए क्या होता है, खाली स्थान जो लिया जाता है उसी को बोलते हैं ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, ट्री। ऐसे कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं ना, और ये जो है ग्रास के लिए ये जो है सिंबलाइज किया गया है। इस प्रकार से इतने प्रतीकों का यूज स्पेशली जो होता है मैप पे हम यूज करते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं जिनको हम मैप यूज करते हैं, अलग अलग मैप में अलग अलग। जैसे अगर मान ली बिल्डिंग के लिए कोई मैप है तो उसमें उस बिल्डिंग के लिए लैडर के लिए, सीढ़ी के लिए कोई और चीज दिखा रहेगा, डोर के लिए सिंबल उसका कुछ और रहेगा, तो वो अलग स्पेशली किसी चीज के लिए हो गया, वो अलग अलग बात हो गई। लेकिन मेनली ये जो होते हैं सिंबल होते हैं जो इंटरनेशनली यूज किए जाते हैं। ऐसे समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आज का ये जो चैप्टर है ये लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, अगर कोई पॉइंट इसमें छूटा हुआ हो तो मैं इसको बता दूंगा आपको। इसमें वैसे अब कोई पॉइंट बचा नहीं। एक बात और बता दे रहा हूं कि इसे खांचा एक होता है, एक खांचा बनाया जाता है। खांचा समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक। खांचा का मतलब होता है कच्चा मानचित्र। किसी चीज को कच्चे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक खाली जगह है, खाली स्थान है, खेत है, खलिहान है, उसमें कुछ आपको बनाना है, ठीक है। तो कहाँ आप फटाफट क्या करेंगे, कागज निकालेंगे, कागज में फटाफट उसको बाउंड्री करेंगे, हाँ कितना एरिया में है आपको पूरा बना लेंगे वैसे कच्चे रूप में, ठीक है ना, टेम्परेरी। और फिर उसका दिखा देंगे, हाँ यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर मेरी भैंस रहेगी, यहाँ पर मेरा नलका होगा, यहाँ पर जो है हमारा क्या बोलते हैं टॉयलेट होगा, यहाँ पर हमारे जो क्या बोलते हैं घर रहेंगे, कमरे बने रहेंगे। तो ऐसे सारे चीज होता है ना, ऐसे सारे चीज उसमें क्या किया जाएगा, मेंशन कर दिया रहेगा कच्चे रूप में। समझ में आया? उसी बोलते हैं खांचा, इसको इंग्लिश में स्केच बोलते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं चलिए आप कोचिंग का जो ये पूरे आसपास का जगह को लेकर के एक स्केच बनाए, तो क्या करेंगे आप, यही कुछ करेंगे, फूल पौधों को सिर्फ दिखा देंगे, कहीं पर ये फूल पौधा है तो ये है ऐसे दिखा देंगे ना, इसी को खांचा बोला जाता है। समझ में आया? इस प्रकार से ये लेसन हो गया एंड। अब अगला लेसन जो है वो कल के क्लास में बताया जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।